अरे इजराइल का तो प्रधानमंत्री खुद फौज की नौकरी करके आता है 10 साल। ये हमारे वाला 71 साल वाला 2 महीने फौज में लगा के देख ले। -4 डिग्री जो तापमान है लद्दाख और कारगिल का, उस -4 डिग्री के अंदर हार्ट गल जाते हैं। जिस बच्चे की 3 महीने पोस्टिंग रह जाती है उसके शरीर में नमक की मात्रा बढ़ जाती है। तो हमारे देश का आम नागरिक का भाई मेरे खातर फौज के पीछे को नहीं, हम घर तक अपना बड़का का पेट काट काट के तना पीछे देंगे, लेकिन फौज मजबूत होनी चाहिए और हमारे बच्चे पक्के फौजी लागने चाहिए। लोग सवाल कर रहे हैं कि कौन सा आपको पकड़ पकड़ के भर्ती किया जा रहा है, आपका मन हो भर्ती हो, नहीं मन हो ना भर्ती हो, तो फिर इतना हंगामा क्यों हो रहा है? देखिए जवाब तो इनके अजीबोगरीब है कि इजराइल में ऐसा होता है, अमेरिका में भी ऐसा होता है। तो इन लोगों से मैं पूछना चाहूंगा, इजराइल तो दुश्मन देशों से घिरा हुआ है और 5 साल का पाठ्यक्रम है जहां पर कि 2 साल फौज की ट्रेनिंग दी जाती है आत्मरक्षा के लिए। फौज में भर्ती नहीं होते हैं, लेकिन ये लोग बात तो अमेरिका और इजराइल की करते हैं। ये बता सकते हैं कि अमेरिका और इजराइल के अंदर 100% रोजगार है, वहां बेरोजगार बच्चे को 2 लाख से लेकर 3 लाख रुपए तक प्रति माह तक तनख्वाह दी जाती है, जबकि हमारे देश में 50 रुपए की लूटपाट में महिला को मार दिया जाता है, पुरुष को मार दिया जाता है। देश के 10 शिक्षित बेरोजगार नौजवानों में से हर 1 या 2 आनंदपाल या लॉरेंस बिश्नोई बनता है, जो कि लोगों की हत्या करता है। वो इसलिए नहीं करता कि वो अपराधी है, बेरोजगारी के कारण। तो बेरोजगारी का स्तर इतना ज्यादा है। आप एक तरफ तो बात इजराइल और अमेरिका की कर रहे हो, दूसरी तरफ आपके देश के अंदर आज रोजगार का प्रतिशत पोस्ट ग्रेजुएट 10वीं से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट के अंदर 32% राष्ट्रीय रिकॉर्ड जो है वो कहता है। तो 32% आपका रोजगार है, और जिसमें रोजगार के 3-4 ही मुख्य सेक्टर थे। एक तो सेक्टर फौज का सेक्टर था, दूसरा सेक्टर आपका रेलवे का था, और तीसरा पुलिस का था। पुलिस और रेलवे को ऑलरेडी ये लोग प्राइवेट कर चुके हैं। अब देश की फौज को ये लोग प्राइवेट करने जा रहे हैं। ये कहते हैं करना चाहें तो कर लो। अरे इजराइल का तो प्रधानमंत्री खुद फौज की नौकरी करके आता है 10 साल। ये हमारे वाला 71 साल वाला 2 महीने फौज में लगा के देख ले। या जो मंत्री अभी गए हैं ना जम्मू में, आपने देखा होगा पूरी अच्छे तरीके से ड्रेसअप भी किया हुआ है। कैमरामैन और ड्रेसअप के साथ जाने के, कल अपनी माताजी के साथ भी मैंने देखा कि उनकी सिक्योरिटी शायद थी नहीं, लेकिन कैमरामैन उनके साथ थे। तो ये कैमरा जीवी है। जिस प्रकार इन्होंने हमें आंदोलन जीवी और परजीवी कहा था, सेना के अंदर रहने का मतलब है कि आप वहां बॉर्डर पर तैनात हो। -4 डिग्री जो तापमान है लद्दाख और कारगिल का, उस -4 डिग्री के अंदर हार्ट गल जाते हैं। जिस बच्चे की 3 महीने पोस्टिंग रह जाती है उसके शरीर में नमक की मात्रा बढ़ जाती है। जो बच्चा समुद्र के अंदर जल सेना के अंदर पोस्टेड है उसके शरीर के अंदर लगभग चमड़ी उसकी गलने लग जाती है। जो विषम क्षेत्र है, पूर्वोत्तर राज्य हैं, नागालैंड, मिजोरम, जहां पर आतंकवाद और हर समय उनके ऊपर जान का हमला होता है, उन परिस्थितियों में वो बच्चे रहते हैं। और आप कहते हैं कि आप ये बताइए, कोई भी माँ 4 साल की तनख्वाह पर बच्चे को भेजेगी, बेटा तेरे कारगिल में भी ड्यूटी करनी है, नॉर्थ ईस्ट में भी ड्यूटी करनी है, वायुसेना में भी ड्यूटी करनी है, पता है 80% तेरी लाश आने के चांस है, और 4 साल बाद तुझे फौज से निकाल दिया जाएगा। निश्चित तौर पर हमारा देश जो है वो बहादुर माओ बहादुर पिताओं का है, लेकिन हमारा बच्चा जब फौज में जाता है निश्चित तौर पर उसकी तनख्वाह की कोई इच्छा नहीं होती। लेकिन जो बच्चा अपना पूरा जीवन फौज को दे रहा है, देश को दे रहा है, भगवान के बाद अगर सबसे ज्यादा किसी की इज्जत करनी चाहिए वो हमें फौजी की करनी चाहिए। और आपको एक उदाहरण बता दूं तिवारी जी, आप देखिएगा कि बॉर्डर के ऊपर हम रोड के ऊपर जाते हैं, कई बार मंत्रियों के काफिले आते हैं, कई बार प्रधानमंत्री का काफिला हमारे बराबर में गुजरता है, हमारे दिल में कोई भावना पैदा नहीं होती। लेकिन राष्ट्रीय राजमार्ग के ऊपर जब फौज का एक काफिला गुजरता है, चाहे पढ़ा लिखा हो चाहे अनपढ़ हो, हम गाड़ी रोककर हमारा दिल करता है कि हम इनको सलाम करें, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनके कारण हम अपने घरों के अंदर चैन की नींद सो रहे हैं, जिनके कारण हमारे घरों के अंदर आज शांति है, हमारे बच्चे सुरक्षित सो रहे हैं। तो निश्चित तौर पर जब फौजी जाता है वो जान न्यौछावर करने के लिए तैयार है, लेकिन वो ये चाहता है उसके पीछे उसके माँ बाप, उसका परिवार जो है आर्थिक रूप से सुरक्षित हो। हमारी तो मांग सरकार से ये थी, जितने भी आंदोलन हमने किए, कि फौजी का जो मूल फौजी का वेतन है, जो कि बॉर्डर के ऊपर खड़ा होता है, जो आखिरी सिरा है फौज का, उसका वेतनमान लगभग डीसी के बराबर होना चाहिए। मंत्रियों के वेतन भी फौजी से कम होने चाहिए, क्योंकि पूरी दुनिया में एकमात्र नौकरी ऐसी है, बाकी नौकरियों के बदले हो सकता है आपको 8 से 10 घंटे काम करना पड़े, किसी में 14 घंटे काम करना पड़े, एकमात्र नौकरी ऐसी है जिसमें आपकी तनख्वाह के लिए जान जा सकती है, जिसके लिए आप देश के लिए शहीद हो सकते हो। आप देश की 130 करोड़ लोगों के लिए, वो सभी सगे भाई बहन तो नहीं होते फौजी, उन 130 करोड़ लोगों के लिए वो बर्फ के अंदर, वो समुद्र के अंदर, वो आसमान के अंदर दिन रात आपकी रक्षा के लिए लगा रहता है, अपनी जान हथेली पर रखता है। तो निश्चित तौर पर यह फैसला सरकार को वापस लेना चाहिए। नहीं, ये देश अग्निवीर और अग्निपथ का तो पता नहीं, लेकिन ये देश ऐसी ज्वाला में जल जाएगा जो ना हमारे हाथ में रहेगा ना आपके हाथ में रहेगा। ठीक है, अभी हमने देखा कि पेगोंग झील के पास भी ये खबरें आ रही हैं कि चाइना पुल तैयार कर रहा है। आप देखिए, और भी जो तमाम बॉर्डर्स हैं, ग्वालियर घाटी ले लीजिए, और भी तमाम बॉर्डर्स है, वहाँ पर भी तनावपूर्ण स्थिति है। और ऐसे स्थिति में भी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना 56 इंच का सीना लेकर हमारे युवाओं को इस अग्नि में झोंक रहे हैं और कह रहे हैं कि आपको 4 साल की नौकरी दी जाएगी, वो भी ऐसे समय में जब 2019 के बाद से भर्तियां ही नहीं हुई हैं। क्या हमारे देश में सुरक्षा व्यवस्था उतनी तरीके से कायम रह पाएगी?
देखिए, प्रधानमंत्री बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने जहां पुलवामा हमले का फायदा उठाया राष्ट्रवाद के नाम पर, पिछले 4 सालों से जो चीन हमारी सीमा के अंदर लगातार गुजर रहा है, जैसे आपने पेंगोंग झील का जिक्र किया, मैं लगभग 1 महीने पहले वहां जाकर आया और वहां फौज की बहुत जबरदस्त तैनाती थी और उन लोगों ने हमें बताया कि पेंगोंग झील, जो कि पहले आधा हिस्सा भारत में और आधा हिस्सा चाइना में थे, आज इंडिया के पास 1/3 रह गए। पेंगोंग झील के ऊपर एक बहुत ही जबरदस्त पुल, जिससे फौज का आवाजाही हो सके, उनके वाहनों की आवाजाही हो सके, चाइना कर रहा है। अरुणाचल प्रदेश और गलवान घाटी के अंदर लगभग 10 से 15 गांव वो हमारे कब्जे कर चुका है। तो आज के दिन तो आपको देश के फौजियों को मजबूत करना था, देश की जल सेना, देश की थल सेना और देश की वायु सेना के अंदर बजट बढ़ाना था, हमारे फौजियों को सुविधाएं अधिक देनी थी, ताकि वो हमसे अधिक विकसित देश है। चीन हथियारों के मामले में भी हमसे मजबूत है, जनसंख्या के मामले में मजबूत है, आर्थिक रूप से मजबूत है। तो उनसे टक्कर लेने के लिए, जहां आपको फौजियों का मनोबल बढ़ाने के लिए उनके वेतनमानों के अंदर, उनको दी जाने वाली सुविधाओं के अंदर बढ़ोतरी करनी थी, जो ये फैसला लिया है, ये फैसला ना केवल आने वाले फौजियों के ऊपर निर्भर है। जो फौजी आज बॉर्डर के ऊपर, चाहे वो चाइना बॉर्डर है, चाहे वो बांग्लादेश बॉर्डर है, चाहे वो पाकिस्तान बॉर्डर है, चाहे वो बर्मा बॉर्डर है, उन बॉर्डर के ऊपर जो फौजी आज खड़ा है, उसका भी दिल टूट गया है कि सरकार ने तुम्हारे पूर्वजों और तुम्हारे त्याग बलिदान के बदले फौज के ऊपर ये किया है। निश्चित तौर पर इनकी इच्छा ये है, एक सबसे बड़ा खतरा आपको बताऊं, चाइना से तो हमें बाहरी खतरा है। ये कहते हैं कि हम 1 लाख फौजी लेंगे, 4 साल में 25,000 पक्के रखेंगे और 75,000 बाहर कर देंगे। आप ध्यान रखिए कि देश के जो 3 बड़े कॉरपोरेट घराने हैं, उनका बजट, पैसा जो है वो देश के वार्षिक बजट से ज़्यादा है। यदि उन लोगों ने इन 75,000 को उसी तनख्वाह पर रख लिया, तो साल के पास, तो सरकार के पास 4 साल बाद 25,000 सैनिक रहेंगे, इनके पास 75,000। अगर वो 5 साल ऐसा लगातार करते हैं तो सरकार के पास हुए 1.25 लाख, उनके पास हुए 4.5 लाख सैनिक। तो जिस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी ने जोर और धक्के और अपनी फौज के सारे इंडिया पर कब्जा कर लिया था, वो दिन दूर नहीं जिस दिन ये कॉरपोरेट घराने, जब इनकी मर्जी नहीं चलेगी, जैसा आपने किसान आंदोलन और पीछे आंदोलनों में देखा, तो ये लोग पैरेलल में देश के अंदर अपनी फौज खड़ी कर पाएंगे, जो खुद प्रशिक्षित होंगे और लोगों को प्रशिक्षित कराएंगे, और इस देश पर जब चाहेंगे तब कब्जा कर लेंगे। आज हमें खतरा बाहर की स्थितियों से नहीं है, आज जो ये हमारी सरकार और कॉरपोरेट का नेक्सिस है, जिसके कारण इस देश को फिर से गुलामी की तरफ धकेला जा रहा है, इससे सबसे बड़ा खतरा है। तो युवाओं से अपील ये, जो अभी अग्निपथ आई है स्कीम, इसके तहत आपको पेंशन भी देने की जरूरत नहीं है। सरकार ये हवाला दे रही है कि उनका जो बजट है वो लगातार कम हो रहा है, जिसकी वजह से वो पेंशन का जो बोझ है वो नहीं झेल पाएगी। लेकिन सवाल ये है कि जब मंत्रियों को पेंशन देना होता है तब वो ये बोझ झेल सकते हैं, खुद को पेंशन देना होता है तब वो ये बोझ झेल पाते हैं, लेकिन जब सेना की बात आती है तब ये पेंशन का बोझ नहीं झेल पाएंगे। और सेना जिसकी जो सैलरी है वो एक मंत्री से, एक लेखपाल से, एक मिनिस्टर से भी कम होती है। ऐसे सिचुएशन में क्या अब सेना वापस आने की कोशिश करेगा? क्या आप बात करते हो? देश के पास आर्थिक कमी है? देश का प्रधानमंत्री 16,000 करोड़ रुपए का विमान लेके घूम रहे हैं। सरदार पटेल की स्टैच्यू बनाने के लिए 5,000 करोड़ रुपए इस्तेमाल हो गए। इनके प्रचार और प्रसार के लिए, सरकार की गलत नीतियों का प्रचार के लिए लाखों करोड़ रुपए खर्च होते हैं। फौज का बजट जो है, जो फौजी की तनख्वाह है, मैं कल एक बहुत, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जो फौज से रिटायर हुए हैं, पिछली सरकार के अंदर खेल मंत्री होते थे, उनका एक अजीबोगरीब बयान समझ रहा था कि आप विधायकों और सांसदों की पेंशनों से क्यों चिंतित हो, उन बेचारों को तो 1700 से 1800 पेंशन मिलती है। अरे आप सरकार के अंदर एक जिम्मेवार पद के ऊपर थे और आप ये कह रहे हैं कि पेंशन की जरूरत नहीं विधायकों सांसदों को हर बार की अलग पेंशन मिलती है। अगर 3 दिन के लिए कोई विधायक रह गया, सरकार गिर गई, दोबारा चुनाव हुए तो उसे पेंशन मिलेगी। जिस प्रकार हमारे हरियाणा में सिरसा में एक विधायक जी हैं, 7 बार विधायक रहे हुए हैं, 3.5 लाख रुपए उन्हें पेंशन मिलती है, 7 बार की मिलती है। आप सांसद और विधायक अलग अलग बार रहे तो मिलेगी। तो यदि आपने शुरुआत करनी है देश में कोई, तो सबसे पहले तो आप अपनी पेंशनें और अपनी भत्ते बंद कीजिए, क्योंकि आपका काम सिर्फ सेवा करना है। दूसरा, अपने 2-2, 4-4 बच्चों को, या कम से कम 1-1 बच्चे को अग्निवीर में, राजनाथ सिंह का मैं बयान सुन रहा था जब देश जल रहा था, राजनाथ सिंह का परसों बयान आया, बोले अपने अपने घर लौट जाओ। 25 जून से अग्निवीर की भर्ती स्टार्ट होगी। यानी कि जहां भी कोई किसी 2 विषयों के अंदर विवाद होता है तो उस विवाद को सुलझाने का तरीका बातचीत होता है। लेकिन ये सरकार बातचीत की बजाय उस आग में घी डालने का काम कर रही है उन बच्चों के अंदर। क्योंकि देखिए, 18 से 22 साल के बच्चों में आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि नेतृत्व क्षमता होगी या उनके अंदर उतनी ज़्यादा सहनशीलता होगी जो हम बुजुर्गों में है। तो निश्चित तौर पर सरकार अपने खर्चों में कटौती करे। देश की फौज के लिए अगर कमी पड़ रही है, इस खट्टर ने मांगे थे ना, जब कोरोना आया था 5-5 किलो दाने मांगे थे, बाड़का था 5-5 रुपये मांगे थे। जे मारा बाड़का खातर कमी है तो हमारे देश का आम नागरिक का भाई मेरे खातर फौज के पीछे को नहीं, हम घर तक अपना बड़का का
पेट काट काट के तना पीछे देंगे, लेकिन फौज मजबूत होनी चाहिए और हमारे बच्चे पक्के फौजी लागने चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। तो आपने सुना विकल्प 4 को किस तरीके से वो देश की सेना को मजबूत करने की बात कर रहे हैं और साथ ही ये भी चैलेंज कर रहे हैं कि अगर देश का बजट कम है तो जो इतने एक्सपेंसेस हो रहे हैं, जो आम सेक्टर्स में से इतने एक्सपेंसेस हो रहे हैं, वो आखिर क्यों हो रहे हैं। एक प्रधानमंत्री के कॉस्ट्यूम पर इतना खर्च हो सकता है, उसके विमान पर अगर खर्च हो सकता है, तो हमारे देश में रक्षा क्षेत्र में इतना खर्च क्यों नहीं हो सकता है। अब ज़रूरत है हम सबको समझने की, लेकिन साथ ही साथ ये भी ज़रूर मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो देश की संपत्ति है वो हमारी संपत्ति है, इन्हें नुकसान पहुँचाने से कहीं ना कहीं हमारा नुकसान पहुँच रहा है। समय है आप समझिए और सारी तनावपूर्ण स्थिति को शांतिपूर्वक हल कीजिए, ताकि आपकी बात सरकार को सुनना पड़े और आपके सामने सरकार को झुकना पड़े। अदरवाइज आपके ऊपर UAPA और तमाम ऐसे एक्शन लगा दिए जाएंगे और आपको जेल में बंद कर दिया जाएगा और उसके बाद आप ताउम्र पूरी जिंदगी किसी भी नौकरी के लिए लायक नहीं रह पाएंगे। चलती हूँ, नमस्कार, सोचिएगा ज़रूर।